दिखावे के हमदर्द। 180 करोड़ आबादी वाले 57 मुस्लिम देश 90 लाख जनसंख्या वाले इजराइल को रोकने में नाकाम, वजह सबको अपनी फिक्र। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद रही। अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम देशों की तरफ से आ रही थी, लेकिन ये भी सच है कि ये सब जुबानी जमा खर्च साबित होती रही। इन सब के बीच इस्लामी देशों के एक संगठन की काफी चर्चा हुई। इसके नाम में तो दम दिखता है, लेकिन काम में नहीं। नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आमतौर पर इसे OIC कहा जाता है, लेकिन इसकी कथनी और करनी के फर्क का आलम जब आप समझेंगे तो यकायक मुंह से निकलेगा OIC। तो चलिए इस OIC और OIC के बीच अब तक के सफर को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अरब देशों के अरबों पेट्रो डॉलर्स पर पलने वाला ये संगठन कभी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर पाया। क्यों फिलिस्तीनी मजलूम और मजबूर इजराइल के हाथों मारे जाते रहे हैं। हालांकि इजराइल के भी अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ बात फिलहाल OIC की। पहले OIC पर एक नज़र। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साए से मुक्त कराना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज 57 देश इसके सदस्य हैं। अमूमन हर दौर में सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो वजह हैं। पहली, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में ही हैं। दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई दूसरा मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान राजी ने पिछले दिनों अपने YouTube चैनल पर कहा था OIC मजहबी आधार पर बना था। इससे ज्यादा उम्मीदें पालना ठीक नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने तो यह मुंह खोलने में भी डरता है। 1 मार्च 2019 को OIC समिट में भारत को बतौर स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें शिरकत की थी। सऊदी ने पाकिस्तान की आपत्ति खारिज कर दी थी। OIC की हकीकत बस एक उदाहरण से समझिए। 50 साल से ज्यादा हुए OIC को बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला। 8% यरूशलेम के हिस्से आया और यही उन्हों की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल हड़प कर चुका है। सवाल ये कि क्या करता रहा OIC? नाकामी के लिए अरब वर्ल्ड ही जिम्मेदार। खाड़ी देश कहें, अरब ममालिक कहें या फिर गल्फ स्टेट्स, OIC पर असली दबदबा तो इन्हीं का रहा। और ये है क्या? ज्यादातर देशों में राजशाही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार शासन करता है। सऊदी अरब की ही बात कर लें, यहाँ का शाही खानदान अपनी सुरक्षा को ही लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहाँ अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। शिया मेजॉरिटी वाले ईरान से खतरा बना रहता है, लिहाजा हर साल करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदते हैं। फ्रांस की शार्ली हेब्दो मैगजीन ने जब इस्लाम से संबंधित विवादित कार्टून छापे तो सऊदी सरकार ने बयान जारी कर रस्म अदायगी कर ली। इजराइल फिलिस्तीन जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अभी तक सारे मुस्लिम देश चुप ही बैठे हैं। कोई भी फिलिस्तीन का हमदर्द नहीं बना। आखिर चुप क्यों रहता है सऊदी अरब? इसकी एक ही वजह है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना। दुनिया के हर अमीर देश में शाही परिवार या यहाँ के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टीज हैं। फिर सल्तनत कायम रखने के लिए भी अमेरिका पर ही निर्भर हैं, क्योंकि बिना उसके इनका गुजारा भी नहीं। लगभग यही हाल UAE या दूसरे अरब देशों का है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं ओआईसी इसलिए नाकाम रहा क्योंकि इसके हर मेंबर के अपने हित हैं। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक भी। आप तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन हैं। जब इस्लाम से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लेता तो कभी बयानबाजी करके चुप हो जाता है, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखता है। सऊदी अरब और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं। समझदार देश बैलेंस बनाकर चलते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन था। पाकिस्तान को चने के झाड़ पर चढ़ा देता है तुर्की। सरीन के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर 2019 में एक अलग इस्लामिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी। इसके जरिए वे ओआईसी को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब और यूएई ने फटकार लगाई तो ये गुब्बारा फट गया। दरअसल तुर्की बहुत चालाकी से काम करता है। वो पाकिस्तान को लफाजी करने के लिए आगे कर देता है, लेकिन खुद इजराइल और अमेरिका से हर तरह के रिलेशन बनाकर रखता है। पाकिस्तान में ओआईसी को मुस्लिम उम्मा भी कहा जाता है। सरीन आगे कहते हैं नॉर्मल रियासतें ऐसे ही बर्ताव करती हैं। वो अपने हित देखती हैं। सऊदी या दूसरे मुस्लिम देश भी यही करते हैं। वे भी पैगंबर को दिल में रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मजहब के नाम पर अपने ही देश में आग लगा देते हैं। तुर्की में तो पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता नहीं है, जबकि सऊदी और यूएई में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। लिहाजा ये ओआईसी को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकते। तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने 2020 में ओआईसी जैसा मुस्लिम देशों का संगठन बनाने की कोशिश की थी। वे एक इस्लामिक टीवी चैनल भी खोलना चाहते थे। सऊदी के सख्त तेवरों ने उनके अरमान ठंडे कर दिए थे। अरब देशों का खेल समझिए। सिर्फ 4 महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने एक मुल्क के तौर पर अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इमरान ने कई बार पूछे जाने के बाद भी इन देशों का नाम बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन हर कोई समझ गया कि ये मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन हैं। यही देश पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचाते रहे हैं। इजराइल को कबूल करते अरब देश। सऊदी अरब के इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2020 में बताया था कि वो दूसरे अरब या मुस्लिम देशों पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव डाल रहा है। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें साथ दिया और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। तुर्की और इजराइल के संबंध तो 1949 से हैं। देर सबेर कुछ और मुस्लिम देश भी यही करेंगे। गाजा पट्टी में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इजरायली बमबारी से यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तबाह हो चुकी हैं। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। नेतन्याहू MBS की गुप्त मुलाकात। 23 नवंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अहम खुलासा किया। इसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद गुपचुप तरीके से एक प्राइवेट जेट से सऊदी अरब के शहर नियोम गए थे। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी थे। नेतन्याहू यहाँ 5 घंटे रुके। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS से मुलाकात की। तब के अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। ट्रैवल रिकॉर्ड से इस यात्रा की पुष्टि भी हो गई। हालांकि इजराइल या सऊदी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन ये तय हो गया था कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। तो अब आगे क्या? इजरायली फिलिस्तीन जंग इस बार 11 दिन चली। अब सीज़फायर का ऐलान हुआ है। इस दौरान ओआईसी बयान और निंदा करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि ये UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है।
सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 3 बार वीटो करके इजराइल के साथ अपनी पक्की दोस्ती फिर जाहिर कर दी थी। अब ये कि सीज फायर अमेरिकी कोशिशों के बाद हुआ। OIC के बूते का कुछ नजर नहीं आया। पहले की तरह अब भी अरब देश अपने हित देखते और साधते रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हौंफ जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। सवाल ये कि क्या तब तक मासूम फिलिस्तीनी इजरायली हमलों का शिकार बनते रहेंगे।